जरा सोचिए, आज हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं, जिसमें अलग अलग देशों की साफ साफ सीमाएं खींची हुई हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे धांसू आइडिया की कहानी खंगालने वाले हैं जिसने राजा महाराजाओं के विशाल साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। ये कहानी है राष्ट्रवाद की, एक ऐसा रोमानी और क्रांतिकारी विचार जिसने लोगों को अंधेरे से निकालकर एक नई पहचान दी और हमारे आज के आधुनिक देशों की नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर एक राष्ट्र या नेशन बनता कैसे है। 19वीं सदी के निरंकुश राजाओं की तो इस सवाल ने ही नींद उड़ा दी थी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में तो सब कुछ एक राजा के कंट्रोल में था, है ना। राजा का आदेश ही कानून था और आम लोग सिर्फ उसकी प्रजा थे। लेकिन फिर एक नए विचार ने जन्म लिया, जिसने इस पूरी पुरानी व्यवस्था की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि लोग महज एक प्रजा से एक राष्ट्र के नागरिक कैसे बन गए। सोरबॉन यूनिवर्सिटी के एक मशहूर दार्शनिक थे अर्नस्ट रेनन। उन्होंने इस विचार को बड़ी ही खूबसूरती से समझाया। उनका कहना था कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा बोलने या एक ही नस्ल और धर्म का होने से नहीं बन जाता, बल्कि ये एक लंबे साझा इतिहास, अनगिनत बलिदानों और साथ मिलकर रहने की एक मजबूत इच्छा का नतीजा होता है। सच कहूं तो ये उस दौर के हिसाब से एक बिल्कुल नया नजरिया था, जिसने लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। अब इस कहानी का असली हीरो यानी अपना राष्ट्र राज्य अपनी पहली सांस लेता है 1789 की उस विस्फोटक फ्रांसीसी क्रांति में। ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जहां सत्ता सीधे तौर पर निरंकुश राजा के हाथों से छिनकर आम नागरिकों के हाथों में आ गई। यहीं से हमारी पितृभूमि और समान अधिकार वाले नागरिक जैसे विचारों ने जोर पकड़ना शुरू किया और एक नई सुबह की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि ये नई पहचान गढ़ी कैसे गई। इन क्रांतिकारियों ने सिर्फ सत्ता ही नहीं पलटी, बल्कि उन्होंने एक पूरी की पूरी साझा फ्रांसीसी पहचान बना डाली। उन्होंने पुराने और क्षेत्रीय मतभेदों को मिटाने के लिए कई बड़े कदम उठाए, जैसे एक नया तिरंगा झंडा चुना गया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून लागू किए गए और सबसे अहम बात, फ्रेंच को पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। ये समझ लीजिए कि एक आधुनिक राष्ट्र को बनाने का एकदम पक्का ब्लूप्रिंट था। अब कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आती है, नेपोलियन के विरोधाभास के साथ। 1804 की नागरिक संहिता यानी सिविल कोड के जरिए नेपोलियन की सेनाओं ने पूरे यूरोप में समानता के आधुनिक विचारों को तो फैलाया, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। तराजू के एक पलड़े पर तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म हो रहे थे और कानून के सामने सब बराबर थे, लेकिन दूसरे पलड़े पर भारी भरकम टैक्स, कठोर सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती का बोझ भी डाल दिया गया। समानता और तानाशाही दोनों यहां बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। आगे जो एक बड़ा वैचारिक संघर्ष होने वाला था, उसे समझने के लिए हमें 19वीं सदी के समाज को थोड़ा करीब से देखना होगा। एक तरफ तो विशाल जमीनों और हवेलियों के मालिक प्रभुत्वशाली कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेट्स थे, और दूसरी तरफ थी सबसे बड़ी आबादी यानी हमारे किसान। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ औद्योगिकरण से पैदा हुआ नया मध्य वर्ग। ये उद्योगपतियों, व्यापारियों और डॉक्टरों का वो पढ़ा लिखा वर्ग था जिसने उदारवादी राष्ट्रवाद या लिबरल नेशनलिज्म की लौ को सबसे तेज किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो पूरी तरह से अलग वैचारिक दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ ये नया मध्य वर्ग था जो उदारवादी राष्ट्रवाद के जरिए सहमति वाली सरकार, विशेषाधिकारों की समाप्ति और फ्री मार्केट्स की मांग कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ था 1815 का नया रूढ़िवाद। वियना कांग्रेस के बाद पुराने साम्राज्य बड़ी ही हताशा के साथ राजतंत्र, चर्च की ताकत और उसी पुरानी कड़ी सेंसरशिप को वापस थोपने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब सेंसरशिप और रूढ़िवादी दमन बढ़ा तो स्वतंत्रता की आवाज़ों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। इटली के जुसेपी मैत्सनी जैसे जुनूनी उदारवादी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट नेटवर्क बनाए ताकि आज़ादी की वो चिंगारी किसी भी कीमत पर बुझने ना पाए। उनका ये पक्का विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, और इसी सोच ने उन्हें रूढ़िवादियों की आंखों की किरकिरी बना दिया था। और पता है, इस लड़ाई में सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्रांतिकारियों ने एक और अचूक अस्त्र निकाला, रोमानी कल्पना।
उन्होंने संस्कृति, कविताओं और साझा लोक कथाओं को एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। पोलैंड में रूसी कब्जे के खिलाफ भाषा ही उनकी ढाल बन गई। कैरोन कुरपिंस्की जैसे लोगों ने संगीत और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया, जबकि ग्रीस में साहित्य और लॉर्ड बायरन जैसे कवियों ने जनता को एक साथ लाने का वो काम किया जो शायद कोई सेना नहीं कर सकती थी। ये जो सारा तनाव इकट्ठा हो रहा था ना, ये आखिरकार 1848 में अपने चरम पर पहुंच गया। ये साल क्रांतियों और कठिनाइयों का वर्ष कहलाता है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और भयानक भूख ने पूरे यूरोप को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था, और इस बारूद में चिंगारी लगाई फरवरी 1848 के पेरिस जन विद्रोह ने। फिर क्या था, देखते ही देखते जर्मनी, इटली और पोलैंड में लिबरल्स के विद्रोह पूरे महाद्वीप में दावानल की तरह फैल गए। इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती ये थी कि राष्ट्र जैसे एक अमूर्त यानी न दिखने वाले विचार को आम जनता को कैसे समझाया जाए। तो कलाकारों ने इसका एक बड़ा ही शानदार और रचनात्मक तरीका निकाला। उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया, यानी देशों को एक वीर और मानवीय रूप दे दिया गया जिससे लोग इमोशनली जुड़ सकें। फ्रांस में इसे मारियान कहा गया, जिसे लाल टोपी और तिरंगे के साथ दिखाया गया, और जर्मनी में बनी जर्मेनिया, जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहने हुए वीरता का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। अब इन तस्वीरों में एक पूरी सीक्रेट विजुअल लैंग्वेज छिपी थी। टूटी हुई बेड़ियों का मतलब था आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की ताकत दिखाता था। तलवार का मतलब था कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, और उगते सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत का इशारा थीं। जनता को प्रेरित करने और एक साथ लाने का ये एक बहुत ही सॉलिड और अंडरकवर तरीका था। लेकिन यहाँ से कहानी एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और रफ मोड़ लेती है। अब उन रोमानी सपने देखने वालों की जगह ऑटो वॉन बिस्मार्क जैसे निर्मम और यथार्थवादी रणनीतिकारों ने ले ली। बिस्मार्क में कविताओं या आदर्शों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनाई रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति। जर्मनी के एकीकरण का ये भारी भरकम काम सिर्फ सेना और नौकरशाही की कठोर ताकत के दम पर ही पूरा किया गया। ये सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये पूरे 7 साल लंबी एक खूनी शतरंज की बिसात थी। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 बहुत ही कैलकुलेटेड युद्ध लड़े गए, और अंततः 1871 में वर्साई के महल में प्रशिया के राजा को जर्मन सम्राट घोषित किया गया, और उन बिखरे हुए राज्यों को जबरदस्त जोड़कर एक बेहद शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। इटली की कहानी भी किसी जिक्सॉ पजल से कम दिलचस्प नहीं है। विदेशी शासकों के नीचे कई टुकड़ों में बटा हुआ इटली बिल्कुल बिखरा पड़ा था, लेकिन यहाँ प्रमुख मंत्री कावूर की चतुर कूटनीति और गैरीबाल्डी के रेड शर्ट्स सशस्त्र स्वयंसेवकों के एक ड्रामेटिक कॉम्बिनेशन ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। कूटनीति और जमीनी लड़ाई के इस अचूक तालमेल से 1870 आते आते वो बिखरा हुआ पजल एक पूरे एकीकृत इतालवी राज्य में तब्दील हो गया। अब यूरोप के इन तेज और खूनी क्रांतियों से बिल्कुल उलट जरा ब्रिटेन की तरफ देखिए। वहां की दास्तान तो एक बहुत ही धीमी और क्रमिक चढ़ाई की तरह थी। वहां कोई अचानक से क्रांति नहीं भड़की, बल्कि 1688 में संसद द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने से लेकर 1707 में स्कॉटलैंड के विलय और 1801 में आयरलैंड को जबरन शामिल करने तक ब्रिटेन की राष्ट्रीय पहचान सदियों तक धीरे धीरे संसदीय कानूनों के जरिए विकसित हुई, है ना अजीब? लेकिन हर महान विचार का एक डार्क साइड भी होता है। राष्ट्रवाद का ये खूबसूरत आइडिया जिसने लोगों को आज़ाद किया था, वो बहुत जल्द ही एक आक्रामक साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म में बदल गया, और इसका सबसे भयानक रूप देखने को मिला बाल्कन क्षेत्र में। इस इलाके में बहुत सी अलग अलग जातियां रहती थीं, और जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तो ये पूरी जगह एक बेहद अस्थिर और खतरनाक पाउडर केग यानी बारूद का ड्रम बन गई। तो तबाही का रास्ता कुछ इस तरह तैयार हुआ। बाल्कन का ये भौगोलिक और जातीय बारूद पूरी तरह से सेट था। इसने बड़ी यूरोपीय ताकतों जैसे रूस, जर्मनी और इंग्लैंड की व्यापार और सैन्य ताकत की लालच ने एक माचिस की तीली का काम किया, और नतीजा 1914 का एक भयंकर विस्फोट। राष्ट्र राज्य के इस महान सपने ने बड़े साम्राज्यों की आपसी दुश्मनी का रूप ले लिया और दुनिया को पहले विश्व युद्ध की उस भयानक आग में धकेल दिया। पर इस कहानी का अंत सिर्फ तबाही नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की राख और टूटते साम्राज्यों के मलबे के बीच भी राष्ट्रवाद का जो कोर आइडिया था वो जिंदा रहा, और उसने एक बहुत गहरी विरासत छोड़ी। 19वीं सदी के अंत तक दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ने लगे थे।
अलग अलग उपनिवेशों ने सिर्फ यूरोपीय विचारों की अंधी नकल नहीं की, बल्कि अपने अपने समाज के संघर्षों के हिसाब से अपना खुद का एक यूनिक राष्ट्रवाद विकसित किया। अंत में अगर आप सोचें तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे पेरिस की सड़कों पर जन्मा महज एक क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे एक सार्वभौम सत्य बन गया। उसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया और ये तय कर दिया कि मानव समाज अब राष्ट्र राज्यों के रूप में ही चलेगा। तो अगली बार जब भी आप दुनिया के नक्शे को देखें तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या ये सीमाएं महज जमीन पर खींची गई कुछ लकीरें हैं, या फिर ये उन अनगिनत संघर्षों, क्रांतियों और सपनों की गवाही हैं जिन्होंने हमारे आज के इस आधुनिक विश्व को आकार दिया है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।